नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके 31 जनवरी 2021 के पेपर में पूछे गए हैं। यह जो है साथियों प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए प्रश्न है जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी के पास जो है मात्र 6 दिन और हैं। 21 जनवरी को आप सभी का एग्ज़ाम है सीटेट का। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा, एक नज़र उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब तैयारी आप लोगों ने जितना किया है उसका बस रिवीजन करने का समय है। बहुत कम समय आप सभी के पास बचा हुआ है। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो साथियों, एक चीज़ मैं आपको शुरू में स्टार्टिंग में एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम लोग समय कम है, बिल्कुल फास्ट तरीके से 30 प्रश्नों को देखेंगे। और प्रश्न अगर हमारा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमको विकल्प यानी ऑप्शन भी ढूंढना है। प्रश्न में अगर निगेटिव पूछा गया है, नहीं है, कम उपयोगी है, तो हमको आंसर में निगेटिव वाला ही ऑप्शन आंसर लगाना है। तो प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी में हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। जल्दीबाजी में अगर पढ़ते हैं तो हड़बड़ी में क्या हो सकता है, हम लोग प्रश्न के अर्थ को ना समझे और गलत आंसर लगा के चले आए। तो घर आने के बाद पता चला कि हम प्रश्न को जानते हुए क्या कर दिए हैं, गलत कराए हैं, क्योंकि हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा ही नहीं कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो इस चीज़ को समझिए। तो कह रहा है कि प्रयासों का कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव है। योग्यता सुधार्य, योग्यता अटल है, योग्यता असफलता अनियंत्रित है। तो यहाँ पर जो साथियों हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, योग्यता जो है यह क्या है, सुधार्य है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रश्न सकारात्मक है, आंसर भी हमारा क्या होगा, सकारात्मक होगा। तो यहाँ पर जो साथियों राइट आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ, अन्वेषण और संवाद। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु जो है को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, वे आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे तो कठिनाई नहीं होगी, अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो भी कठिनाई नहीं होगी, और विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाएगा कई रूपों में तो भी कठिनाई नहीं होगी। जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में किया जाएगा प्रस्तुत तो क्या होगा, कठिनाई होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो साथियों, अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था होती है, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। यहाँ पर देखेंगे निम्न उत्तेजना, उच्च उत्तेजना, कोई उत्तेजना नहीं। तो ये सभी क्या है, हमारे गलत ऑप्शन है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। देखिए, पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत बात है। जब बच्चे ही नहीं सक्रिय रहेंगे तो पढ़ाने का कोई अर्थ ही नहीं है। जब वो सीखेंगे ही नहीं तो कोई अधिगम ही नहीं होगा। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं या फिर बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वार्ता क्या दर्शाता है? तो साथियों यह किसको दर्शाता है, यह स्वनियमन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए, ये पहचान करने की बात कर रही है, अंक की बात कर रही है। ऑप्शन देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे विभाजित करने के, तो जितने भी निगेटिव है हम उसको पहले क्रॉस कर लेंगे। नामांकित करने की बात कहा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इनको जो है साथियों आनुवंशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोने
रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन किसको दर्शाता है? तो यह जो है साथियों लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चुनौती नहीं देता है, ना ही वह समानता को बढ़ावा देता है और ना ही भेदभाव को कम करता है, जबकि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला प्रश्न साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों, देखिए बल देने की बात की गई है, बल नहीं देना है। उनके लिए क्या करना है? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका का यह योजना क्या है? अर्थहीन है? नहीं, ये अर्थहीन नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे बच्चों के अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, ये भी नहीं है। यहाँ पर जो है साथियों यह क्या करेगी? अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में बता दें आपको, विद्यालय जो होता है द्वितीयक कारक होता है, तो परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के लिए देखिए ये प्राथमिक होते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। करा विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक, विद्यालय द्वितीयक कारक होता है। यहाँ पर जो साथियों हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो जो बुद्धि है साथियों, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये किस पे जोर देता है? यह जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विविध दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो यह जो है साथियों प्रथागत चरण को दर्शाता है, नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर साथियों विकास के संदर्भ में जो है विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लेव-वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में रिक्त स्थान के महत्व पर जोर देता है। तो यह जो है साथियों किस पर जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में संज्ञानात्मक संरचनाओं को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित करते हैं, यानी किसके रूप में वर्णित करते हैं? तो यह जो है साथियों स्कीमा मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक पूछा गया है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विचार सोच में केंद्रीकरण। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र जिसे क्या है? शारीरिक दिव्यांगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे का विकास का क्रम क्या होता है? तो उसमें सबसे पहले संवेदिक होता है मूर्त और उसके बाद अमूर्त होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो उसे जो है साथियों किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। एक समष्टि कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? तो देखिए अलगाव वाला ऑप्शन है, क्रॉस कर देंगे। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को, अभिवेदी समरूपी निर्देशों को, या फिर यहाँ पर जो साथियों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा।
हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर। तो हमने आपसे बताया जहाँ भी अवसर की बात की जाए, सहयोग की बात की जाए, सकारात्मक ऑप्शन है तो आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके ये गलत है, नकारात्मक है, निगेटिव है। यहाँ पर जो साथियों होगा जोर देने की बात जहाँ भी की जाए तो जोर वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। समस्या को हल करने तो अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर जो 4 है साथियों इसका सही जवाब होगा। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं कहा गया है, प्रश्न में नकारात्मक है तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, निगेटिव वाला होगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, देखिए जटिल की बात की गई है तो यहीं पर हमारा आंसर मिल गया जटिल। तो जटिल नहीं करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो यह जो है इसकी जो पहचान है अपसारी चिंतन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है साथियों ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक, देखिए नकारात्मक वाला है गलत। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालना नहीं है। विविध विन्यासों को उदाहरण लेने चाहिए या फिर सभी के लिए मानकीकृत और अंकित इस्तेमाल। देखिए यहाँ पर जो साथियों सही जवाब होगा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्र की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर। देखिए केवल वाला ऑप्शन है, क्रॉस कर दीजिए। दंड की मात्रा निर्धारित कर सकते, देखिए दंड वाला है इसको भी क्रॉस कर दीजिए। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, देखिए ये तो थोड़ा सा क्या है सकारात्मक है। तो थर्ड वाला हमारा क्या होगा यहाँ पर साथियों आंसर हो जाएगा। और फोर्थ वाला ऑप्शन एक बार देख लेंगे। इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को देखिए अलग करने की बात की गई है तो अलग नहीं करना है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो जो अधिगम की अभिप्रेरणा है साथियों इसको जो है दंड नहीं देना है, जोर नहीं देना है, हाँ प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों शर्मिंदगी रिक्त स्थान, तो इस पर क्या हो सकता है। शर्मिंदगी से साथियों शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही यानी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। यथावत याद करना, नकल करके दोहराना। यहाँ पर जो है बिना विश्लेषण कहा गया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो हमारा साथियों यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर थर्ड वाला जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। तो साथियों ये थे आज सीटेट के प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।